डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, पैरामेडिकल आदि कोर्सों की तैयारी करना चाहते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा लेक्चर है वो 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बिलियन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ठीक है ना, ये आपके 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम आगे 7 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कुल मिलाकर के आपको 15 से 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिनके आने के इनमें से 100% आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव मैं बोलता जाऊँगा, ठीक है ना, मोबाइल से देख करके, और आपको राइट आंसर बताएंगे और हम समझेंगे कि क्या इनके आंसर हो सकते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बिलियन क्या होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिलियन क्या होता है, और इन्होंने जो हमें एग्जाम ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है 2 गैसों का मिश्रण। तो बिलियन 2 गैसों का मिश्रण होता है क्या। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 या 2 से अधिक अवयवों का एक समांगी मिश्रण। तीसरा ऑप्शन दिया हमें सी ऑप्शन, एक धातु का यौगिक। और चौथा डी ऑप्शन दिया है इन्होंने हमें, एक गैस का ठोस। तो ये 4 ऑप्शन है, एक बार दोबारा सुन लो। 2 गैसों का मिश्रण, नेक्स्ट 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, नेक्स्ट एक धातु का यौगिक, नेक्स्ट एक गैस का ठोस। तो इसमें क्या सही है, 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, आंसर होगा 2 या 2 से अधिक बिलियनों का समांगी मिश्रण। ठीक है ना, तो 2 या 2 से अधिक बिलियनों, या बिलियन की जगह अवयव भी लिखा हो सकता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का या अवयवों का समांगी मिश्रण। यहाँ पर आप बिलियन की जगह अवयव ही लिख लो तो ज़्यादा सही लगेगा, है ना, अवयवों का समांगी मिश्रण। ठीक है ना, तो आपको ये बिलियन समझ आ गया। बिलियन की डेफिनेशन भी बच्चों ने, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगी, तो वो इसका आंसर इजी दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो थ्योरी से रिलेट तो होंगे लेकिन डायरेक्ट उनका आंसर नहीं पता होगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो जो है वो डायरेक्ट है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, कॉलीगेटिव गुण किस पर निर्भर करता है। कॉलीगेटिव गुण का मतलब है अणु संघ के गुण, जो गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हमें, ए ऑप्शन दिया है विलायक के गुणों पर, बी ऑप्शन दिया है विलेय के गुणों पर। ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है जो हम लिख पाएँ। तो विलायक के गुणों पर, बी विलेय के गुणों पर, सी विलेय के अणुओं की संख्या पर, और डी तापमान पर। तो ये 4 ऑप्शन आपके विलेय, ठीक है, के गुणों पर, विलायक के गुणों पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर और तापमान पर। तो ना तो ये हमारा विलायक के गुणों पर होगा, ना ही विलेय के गुणों पर होगा, ये होगा विलेय के अणुओं की संख्या पर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, विलेय के अणुओं की संख्या पर। आंसर क्या होगा आपका, विलेय के अणुओं की संख्या पर। जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कॉलीगेटिव गुण जो है किस पर निर्भर करता है, ये घुमा करके थोड़ा पूछा गया है। अणु संघ के गुणधर्म जो होते हैं वो विलेय की अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। तो विलेय की अणुओं की संख्या पर ये निर्भर करता है। अगला तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, आदर्श विलयन की विशेषता क्या है। आपने विलयन पढ़े होंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन। वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श होते हैं, जो पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श होते हैं। लेकिन इनका क्वेश्चन क्या है, इनका क्वेश्चन है कि आदर्श विलयन की विशेषता क्या है। इसके बाद में ऑप्शन जो दिए हैं इन्होंने ए ऑप्शन दिया है कि आयतन में वृद्धि होती है। अच्छा ये बताओ कि आदर्श विलयन की विशेषता में आयतन में वृद्धि आ सकती है, नहीं आ सकती है ना। बी ऑप्शन दिया ताप में वृद्धि होती है,
ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आदर्श विलयन का ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है डेल्टा एम मैक्सिमम बराबर 0 और डेल्टा एच मिक्सचर बराबर 0 और डेल्टा वी मिक्सचर बराबर 0। और चौथा ऑप्शन दिया है दबाव घटता है। तो ये 4 ऑप्शन है, एक बार दोबारा सुन लो। आयतन में वृद्धि, दूसरा ताप में वृद्धि, तीसरा डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, डेल्टा वी मिक्स बराबर 0 यानी मिक्सचर बराबर 0, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास में दबाव घटता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा डेल्टा एच MIX 0, डेल्टा वी MIX बराबर 0, यानी कि डेल्टा एच मतलब जो हीट है वो, और MIX का मतलब यहाँ मिक्सचर है, ये कितना होगा 0 होगा। डेल्टा वी यानी जो आयतन है वो भी कितना होगा 0। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा मिक्सचर होगा विलेय और विलायक मिला करके जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें ऊष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, उसके आयतन में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, दोनों 0 होंगे। तो ये हमारा आदर्श विलयन की विशेषता रहती है। आदर्श विलयन वही होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम यही कहता है कि ना तो ऊष्मा में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, और ना ही डेल्टा वी मतलब आयतन में हमें कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा घुमा के पूछा गया, ये डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर डायरेक्ट कैसे होता है, ऐसे बोल देते, ये हमें ऑप्शन इस तरीके से देते कि आदर्श विलयन की विशेषता है, ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन देते तो सीधा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है राउल्ट का नियम लागू होता है। इसके ऑप्शन जो हैं वो वाष्प दाब पर, विलेय पर, ताप पर या संपीड़न पर। तो राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब पर लागू होता है क्या? जरा सोच के बताना। विलेय पर लागू होता है, ताप पर लागू होता है या संपीड़न पर लागू होता है? राउल्ट का नियम है ना। तो राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है बेटा? वाष्प दाब पर लागू होता है। किस पर होता है? वाष्प दाब पर क्या होता है? लागू होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। समझ आ गई बात? तो राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? वाष्प दाब पर। बाकी ऑप्शन और थे हमारे पास में, विलेय पर, ताप पर या संपीड़न पर। तो राउल्ट का नियम वाष्प दाब पर लागू होता है। अगला हमारा है कि एक आदर्श विलयन में विलायक और विलेय के बीच आकर्षण बल होता है। तो एक आदर्श विलयन है और आदर्श विलयन में जो विलायक और विलेय हैं, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कैसा होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो ऑप्शन दे रहे हैं इन्होंने। ए ऑप्शन दिया है समान, बी दिया है अधिक, सी दिया है कम और डी दिया है 0। तो 4 ऑप्शन हमारे पास में है, समान, अधिक, कम और 0। तो आंसर क्या होगा इसका? इसका जो आंसर होगा वो होगा समान। क्या होगा? समान। ये आंसर होगा इसका। यानी जो हमारे आदर्श विलयन है उनमें जो विलेय और विलायक हैं, इनमें जो आकर्षण बल है वो समान होगा दोनों में, विलेय में भी और विलायक में, इन दोनों में आकर्षण बल कैसा होगा बेटा? समान होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे कि आपको बताना है मोलरता की इकाई होती है, मोललता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन दिए इन्होंने हमें, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति मोल। तो जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करके बताएं, जिन बच्चों ने तैयार किया है ना, चैप्टर तैयार किए हैं, थ्योरी तैयार करी है, आप 12th पढ़ के आई होंगे तो आपको कहीं ना कहीं तक चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, सीधे क्वेश्चन तो आपको आने चाहिए। बाकी इस तरीके के जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, या ये वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, या ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो ये 4 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो थोड़ा घुमा करके अंदर की बातें पूछी गई हैं। आपने डायरेक्ट थ्योरी पढ़ी है, लेकिन वहाँ पर आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप डीपली नहीं समझेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? मोललता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा मोल प्रति केजी, किलोग्राम। ठीक है ना।
इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 7वां, और क्वेश्चन क्या है, विलयन में वाष्प दाब में गिरावट किस प्रकार होती है। तो विलयन में वाष्प दाब में गिरावट किस प्रकार होती है। आंसर ऑप्शन दिए हैं इन्होंने हमें, ताप के कारण, विलय के कारण, घर्षण के कारण, या विलय की मात्रा के कारण। तो विलयन में वाष्प दाब में जो गिरावट हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। आप विलयन को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं ना, उबाल रहे हैं विलयन को। जैसे आप मान लो सुबह आपने चाय बनाई, चाय को उबाल रहे हैं आप, तो चाय जो हमारा वो क्या है, विलयन है। अब उसे आप गर्म कर रहे हैं, है ना। गर्म करने पर हुआ क्या कि उसके वाष्प दाब में आपको कब गिरावट देखने को मिलेगी, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो पहला ये है सॉरी कि ताप के कारण, अगर मान लो हम ताप बढ़ा देते हैं, ताप के कारण क्या वाष्प दाब में कोई गिरावट देखने को मिलेगी। वाष्प के अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं, नहीं मिलेगी ना। तो ताप का कारण होगा नहीं, है ना। विलय का कारण होगा या नहीं होगा, कमेंट करके बताना। अगला घर्षण के कारण या विलय की मात्रा के कारण। तो कारण यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा विलय का कारण, विलय के का कारण। क्यों, जब मान लीजिए आप जैसे चाय बना रहे हैं, आपने क्या किया, चाय या दूध, जैसे दूध उबाल रहे हैं आप, सिंपल एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चाय भी हो सकता है। आप दूध को उबाल रहे हैं, दूध उबल रहा है और उफनने लगा, मतलब ऊपर से बहने लगा, इतना गर्म हो गया। उस बीच में आप उसमें विलय पदार्थ डाल दीजिए, कौन सा, अवाष्पशील विलय पदार्थ। तो वो डालेंगे तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, जो दूध के अणु द्रव की सतह पर दाब लगा रहे होंगे वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा कि आंसर आपका होगा विलय के कारण। किसके कारण, विलय के कारण, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके, अब जैसे ये वाला वाष्प दाब से डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेट नहीं है, लेकिन घुमा करके पूछा गया है, आपको इनके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा अपना वाइट बोर्ड है तो इसमें इस वजह से थोड़ी भसड़ हो जाती है, लेकिन आप समझते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो हम और अच्छे से इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो अगले 7 क्वेश्चन हैं उनका हम वीडियो नेक्स्ट कल देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है ना। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, या फिर आपको लगातार एक दिन में 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक दिन में 2, या फिर एक साथ में 2-3 वीडियो ऐसे करके मिल जाएंगे, ठीक। बाकी हाँ, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है विलयन चैप्टर, हम आगे भी इसकी बात करेंगे, सेकंड वीडियो आपको मिलेगा, ठीक। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में वीडियो पसंद आया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक भी करना, और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल की हो या ANM GNM की हो, ठीक है, उनके साथ शेयर करना, ठीक। ओके।